चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ हम सब जो भौगोलिक खोज अर्थात क्लास 9th के एक तरफ हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ फिजिक्स, मतलब दो क्लास लगातार चल रहा। तो अल्टरनेटिव करके आपको क्लास मिलता दिखाई देता होगा इस परिवार पे। एक फिजिक्स का, क्योंकि फिजिक्स के पहले चैप्टर पढ़ा के दूसरे चैप्टर में एंट्री ले ली है। उसी प्रकार हिस्ट्री के भौगोलिक खोज के पार्ट 3 वीडियो में है, और पार्ट 3 वीडियो में भौगोलिक खोज के पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे बाबू कि मतलब भौगोलिक खोज क्यों जरूरत पड़ गया। क्योंकि भौगोलिक खोज का मतलब हम आपको क्या बताए थे, एक देश दूसरे देश से संबंध जोड़ना, व्यापार मार्ग जोड़ना। तो ये क्यों जरूरी पड़ गया, जो आज इस वीडियो में पूरी एंड होगी। क्योंकि हमने पार्ट 1 में आपको बताया तो सामंतवाद क्या है, यूरोप की स्थिति क्या है, ये सब सभी चीज हमने आपको बताया। पार्ट दूसरे वीडियो में भी वही चीज बताएं कि यूरोप में क्या चल रहा है, ये सब चीजें कहानी हम आपको की है। पार्ट तीसरा में देखिए हम आपको क्या कहानी करने वाले हैं कि क्यों जरूरी था भौगोलिक खोज करना। मध्यकाल यूरोप तक हम आपको बुद्धि दे चुके हैं। अब मध्यकाल यूरोप के बाद जो आधुनिक समय में ऐसा यूरोप के साथ क्या हुआ जो उसे किसी दूसरे देश की जरूरत पड़ गई, इस चीजों के लिए हम आपको ईमानदारी से बोलेगा, सामंतवाद पहले किसको याद है? सामंतवाद एक किसान की व्यवस्था था, कृषि व्यवस्था था या नहीं था? जिसमें किसान होते थे, जमीन का मालिक कौन होता था? राजा होता था। और जब मजदूर कौन होते थे? किसान, सामंतवाद, ये सब मजदूर हुआ करते थे। उसकी स्थिति बद से बदतर होती जाती है, ठीक है, किसानों पर अत्याचार होते जाता है। ये सब हम सामंतवाद में बताएं। कौन? यही है ना। हाँ, देखिए सबसे पहला इसमें आधुनिक युग के मतलब हम मध्यकालीन समय तक समझ चुके थे, और अब चलेंगे कौन युग में? आधुनिक युग में। जैसा कि हम आपको बताएं कि इतिहास के 3 कालखंडों में बांट करके हम सब देखते हैं, एक प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक। जो कि मध्यकाल में स्थिति हम देख चुके थे कि यूरोप में क्या था। अब आधुनिक काल के समय में देखना था कि युग में प्रादुर्भाव के मुख्य कारण क्या थे, अर्थात कहने का मतलब क्यों बदल रहा था यूरोप महादेश में, आधुनिक समय में क्या स्थिति थी जो पढ़ना। तो सबसे पहला स्थिति सामंतवाद का पतन हो रहा था। सामंतवाद का, देखिए सामंतवाद के बारे में आप हमें बताइए कि कृषि अर्थात भूमि का मालिक कौन होता था? भूमि का मालिक कौन होता था? भूमि का मालिक कौन होता था? राजा होता था। और किसान क्या करते थे? किसान क्या करते थे? खेती करते थे। किसान क्या करते थे? सिर्फ खेती। ये सब कौन व्यवस्था में था? सामंत। लेकिन अब ये किसान खेती कली करेगा, मजदूरी करेगा, ये वाला स्थिति आधुनिक समय में खत्म हो जा रहा है। तो क्या बन रहा? केंद्रीकृत शासन की स्थापना होती जा रही है। मतलब सामंतवाद व्यवस्था खत्म हुआ आधुनिक समय में। दिमाग पे जोड़ दो, हल्का सा जोड़ दो। क्लास 9th के बच्चे हो आप, चीजों को समझना चाहते हो, इच्छुक हो समझने के लिए, तो थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर दो कि आधुनिक से पहले सामंतवाद व्यवस्था था और अभी जो चल रहा वो एक आधुनिक व्यवस्था चल रहा। उसमें केंद्रीकृत शासन स्थापित किया गया। दूसरा, राष्ट्रीय राजाओं का उदय होने लगा, और राजा की शक्ति में भी क्या होने लगा? वृद्धि होने लगा। सामंतवाद खत्म हो गया है, राजा के शक्ति बढ़ रहा है। आधुनिक समय में समझो, तबे खोज तुमको समझ में आएगा कि क्यों जरूरी पड़ा खोज। ठीक है। तीसरा पॉइंट, व्यापारिक एवं मध्यम वर्ग का उदय हो रहा। व्यापारी मतलब समझ रहे हैं, वस्तु खरीदने और बेचने वाले को ही ना व्यापारी कहते हैं, कि इधर से खरीद के इधर क्या कर देना, लाभ उठाते हुए बेच देना। तो व्यापारी का भी उदय हो रहा है। मतलब अब वहां व्यापार होना शुरू होगा, वस्तु की खरीद और बिक्री होना क्या होगा? शुरू होगा। वस्तु की खरीद एवं बिक्री, तो व्यापार और उद्योगों का विस्तार हुआ आधुनिक समय में। देखिए आधुनिक समय में फिर क्या हुआ? नए नगरों एवं विश्वविद्यालय की स्थापना। अब अगर विश्वविद्यालय बन रहा है तो लोग क्या होंगे? शिक्षा ग्रहण करेंगे, लोग शिक्षित होंगे विश्वविद्यालय में जाकर के। नगर का विकास, तो नगर के विकास से व्यापार बढ़ेगा। तो शिक्षा जब बढ़ गया तो विज्ञान भी बढ़ेगा, और विज्ञान बढ़ गया इसका मतलब नए नए वस्तु का खोज होना,
शुरू हो जाएगा। जो वस्तु हमें कमी नजर आएगी उसका खोज होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ये विज्ञान का मतलब है। ठीक है, आगे फिर क्या हुआ, पूर्ण जागरण। पूर्ण जागरण, इसके बारे में हम आपको बहुत विस्तार पूर्वक बताएंगे। पूर्ण जागरण और धर्म सुधार आंदोलन भी होना शुरू हो गया। जैसे तर्कवाद और वैज्ञानिक सोच को क्या मिला, बढ़ावा। तो जब वैज्ञानिक लोग अगर सोचना शुरू कर देगा तो समझे नए वस्तुओं का आविष्कार होना शुरू हो जाएगा। पूर्ण जागरण का मतलब हम आपको अभी नीचे बता रहे हैं। ठीक है, इसको रोकते रहो। देखिए आ ही गया पूर्ण जागरण शब्द। पूर्ण ऐसा नहीं लग रहा है कि सब लोग सो रहा है जाग गया, क्या है राज, नहीं लग रहा। जागरण, जागरण मतलब अभी ना तुम कलसा उलसा ढो रही थी, स्टेटस लगा रही थी दनादन। तो जागरण मतलब जागना, जागरण मतलब जागना। तो कौन जागरण, पूर्ण। तब पूर्ण जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बौद्धिक जागरण। मतलब कि बौद्धिक मतलब अपने बुद्धि के विकास होना। देखो इससे पहले हमारा बुद्धि नहीं था कि हम पढ़ा सकें, लेकिन कोई घटना घटा उसके बाद हम पढ़ाना जो शुरू किए तो वहां पर हमारा जागरण हो गया, बौद्धिक जागरण। अब बौद्धिक जागरण से शब्द कहां जा रहा, बुद्धि पर, कि बौद्धिक जागरण। अब बौद्धिक जागरण अर्थात पूर्ण जागरण यूरोप महादेश में शुरू होता है। किस महादेश में, क्योंकि हमने क्लास शुरू से लेके अभी तक एक बात बोले कि सबसे पहले अगर कोई होशियार बना तो कौन महादेश वाला, यूरोप महादेश वाला। तो बुद्धि का भी विकास सबसे ज्यादा कौन महादेश वाला, वैज्ञानिक भी सबसे ज्यादा कौन महादेश में, नए नए मशीन भी बनेगा किस महादेश में, यूरोप महादेश में। जो भी चीजें का विकास होगा वो किस महादेश में, व्यापारिक मार्ग का खोज भी करेगा तो कौन महादेश, क्योंकि बुद्धि उसके पास है तो खोजने का प्रयास तो वही ना करेगा। औपनिवेशिक सरकार की स्थापना करने का प्रयास करेगा तो कौन करेगा, यूरोप महादेश। तो इसका अर्थ क्या होता, बौद्धिक जागरण, जो मध्य युग के अंत और आधुनिक युग की शुरुआत का प्रतीक है। मतलब जब सब लोग सुतल थे, इससे पहले मतलब कुछ सुतल मतलब नींद से ना है, बुद्धि से सुतल थे, बुद्धि से कुछ चीजों का विकास करने का बुद्धि नहीं था। तो जब से पूर्ण जागरण हुआ उसी समय मध्यकालीन युग अंत हुआ और आधुनिक युग की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। ये भी चीज आपको पढ़ने के लिए अवश्य मिलेगा कि कैसे हुआ कैसे हुआ। देखो ना, ये तो इसका अर्थ ना हो गया बौद्धिक जागरण। पूर्ण जागरण का अर्थ हो गया ना बौद्धिक जागरण। इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, किसकी शुरुआत, पूर्ण जागरण की शुरुआत कब और कैसे हुई। तो यहां देख लीजिए 1453 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछ सकता है कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ, 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ, 1400। और बौद्धिक जागरण अर्थात पूर्ण जागरण की शुरुआत भी कब से हुई, तो कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद। क्योंकि यही प्रश्न तो पूछा था अभी हमसे कि पूर्ण जागरण की शुरुआत कब से हुआ, क्यों हुआ। तो हम क्या बोल रहे हैं कि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ और यूनानी रोमन विद्वानों ने इटली में शरण ले लिया, जिससे वहां पूर्ण जागरण का विकास हुआ। अब ये बात तुम सबको पच अभी नहीं रहा होगा, देखो हम तुमको पचाते। कुस्तुनतुनिया एगो जगह है, कुस्तुनतुनिया एगो क्या जगह है, वहां पर विद्वान लोग रहता था, बुद्धिमान लोग रहता था कुस्तुनतुनिया में। लेकिन वहां किसी कारणवश धार्मिक मामला में लेकर के दंगा हो जाता है, विवाद हो जाता है कुस्तुनतुनिया में। तो सब एक दूसरे को मारने काटने पर उतावले हो जाते हैं, और बुद्धिमान लोग कभी मारने काटने में भाग लेगा नहीं। तो कुस्तुनतुनिया का जब पतन हुआ तो वहां से विद्वान निकल करके अलग अलग यूरोप महादेश के देश जाने लग गया। उसमें सबसे ज्यादा इटली गया, वहां से उठ पुट के सबसे ज्यादा कहां गया, इटली गया। तो जब वो बाहर जाके देखा इटली और चाहे और भी देश गया, तो वहां की जनता सबको तो देख रहा था, मतलब कुछ तो बुद्धि नहीं है, मतलब उतना बुद्धि नहीं था। तो ये बात समझ में आई ना कि कुस्तुनतुनिया एक जगह है जिसका पतन हुआ 1453 में, और वहां से विद्वान लोग उठ पुट करके कहां जाने लगे, कहां शरण लेने लगा, इटली में शरण लेने लगा। जिससे वहां कौन क्या आ गया, पूर्ण, मतलब इटली में जब विद्वान पहुंच गया तो कुछ कुछ चीजों का खोज करने लगेगा, तो उससे लोग भी, वहां के जनता भी लोग उससे जानने लगेगा कि क्या है, उसका विकास होना उससे भी क्या हो गया,
शुरू हो गया, उससे विकास होना उससे क्या हो गया, शुरू हो गया। देखिए हुआ क्या, मतलब विद्वान लोग कुस्तुनतुनिया के छोड़ करके अगर किसी और देश में या किसी और जगह गए तो उस जगह पर क्या प्रभाव पड़ा, तो देखो प्रभाव क्या पड़ा, धर्म युद्ध के कारण यूरोप और पूर्वी देशों के बीच ज्ञान आदान प्रदान होने लगा। बुद्धि का तो आदान प्रदान होगा ना, तुम हमेशा एक साइंटिस्ट के साथ में रहो तो वो हमेशा तो क्या कहानी करते रहेगा कि आज हो जाए डीजे बज रहे ले, कल फलना चीज होगा, परसों चिल्ला चीज, ये कहानी नहीं करेगा। वो जब भी करेगा तो कहेगा रॉकेट, चांद पे रॉकेट जाना, जिस विद्वान के साथ रहोगे उसी का कहानी करेगा। तो वही तो कहा जा रहा कि कुस्तुनतुनिया के पतन हुआ, विद्वान चले गया इटली और भी देश, तो वहां पर बुद्धि का आदान प्रदान होगा ना, तो वहीं पर क्या हो गया, बुद्धि का क्या होने लगा, आदान प्रदान होने लगा। पैसा के बारे में नहीं पता था, मुद्रण काल की विकास की नई विचार का प्रसार हुआ, रुपया छपने लगा, व्यापार होने लगेगा, मतलब सब कुछ में बुद्धि का आदान प्रदान होने लगे। और इसका कारण कौन सा बना, किसका पतन, कुस्तुनतुनिया का पतन, कुस्तुनतुनिया का, क्योंकि ना तो कुस्तुनतुनिया का पतन होता ना ही विद्वान वहां से निकल करके इटली जाते, क्योंकि पूर्ण जागरण का केंद्र माना जाता है इटली को, कि सबसे पहले अगर शुरुआत हुई पूर्ण जागरण की काल कहां से शुरुआत हुई, इटली से हुई, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग विद्वान लोग कहां गए थे, इटली। आओ अब हम तुमको इस पे लेके चलते हैं, पूर्ण जागरण का प्रभाव क्या हुआ, प्रमुख प्रभाव, पूर्ण जागरण जब हुआ उसमें क्या क्या प्रभाव हुआ, लोगों पर क्या इफेक्टेड पहुंचे, क्या सीखा तो हम तो कहेंगे कि सीखा, और सीखा क्या, तो तर्कवाद, एक से एक बुद्धि सीखा, वैज्ञानिक सोच का विकास हो गया, क्योंकि वहां से उठ के विद्वान इटली चल गया, तो इटली वाला भी तो बुद्धिमान बनेगा ना। तो पहले नंबर वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ, मध्यम वर्ग एवं मानवतावाद का उत्थान हुआ, मध्यम वर्ग जो कम शिक्षित थे वो ज्यादा शिक्षित होने लगे, तो मध्यम वर्ग का उत्थान होना शुरू हुआ, उद्योग और व्यापार की प्रगति होने लगा, उद्योग बनेगा, व्यापार की प्रगति होगा, एक जगह से दूसरे जगह लोग व्यापार करना शुरू करेंगे, ये सब देन है पूर्ण जागरण काल के ही समय में। राष्ट्रीयों का उदय होने लगा, मतलब बहुत सारे देश के उदय होने लगे, क्योंकि विकास होगा तो सब कुछ होगा ना, सब कुछ होगा, देश का विकास होने लगा। ठीक है, देखिए अच्छा ये कौन चीज है, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद क्या है और साम्राज्यवाद क्या है, जो समझिए उपनिवेशवाद क्या है और साम्राज्यवाद नहीं, इसी में है, पूर्ण जागरण में ही उपनिवेशवाद का भी विकास हुआ और साम्राज्यवाद का भी विकास हुआ। उपनिवेशवाद कहने का मतलब यूरोप महादेश वाला जो पहले होशियार बना तो अफ्रीका चला आया व्यापारिक मार्ग खोज करके, एशिया चला आया अर्थात भारत भी चले आए, तो यहां पर आकर के वो अपना नियम कानून चलाने लगा, उसी को तो कहते हैं उपनिवेशवाद। गुलामी, साम्राज्यवाद, वो अपना एगो बहुत बड़ा साम्राज्य बनाना शुरू कर दिया, और ये सब की शुरुआत होती है कौन काल से, पूर्ण जागरण काल से ही शुरुआत होता है। फिर देखिए ये धर्म सुधार एक आंदोलन है, ये क्या है, प्रश्न आपसे पूछ सकता है, धर्म सुधार आंदोलन क्या है, तो यह एक आंदोलन था जिसने कैथोलिक चर्च की भ्रष्ट नीतियों का विरोध किया और नए धार्मिक विचारों एवं तर्कवाद को जन्म दिया। शायद इतना बात तो तुमको पार्ट दूसरे वीडियो में हम बताए थे कि यूरोप में कौन धर्म सबसे ज्यादा प्रचलित था, ईसाई धर्म, ईसाई धर्म सबसे ज्यादा प्रचलित था। तो ईसाई धर्म में भ्रष्ट पादरी आ गए, जो पादरी होता है वो जो सफेद पहन के जो होते हैं ड्रेस, तो उसमें क्या आ गया, भ्रष्ट पादरी आ गया, जिससे उसका कैथोलिक का विनाश होना शुरू हो गया और एक नए धर्म की क्या होने लगी, विचार का विकास होने लगा, और इसी को क्या बोल रहे हैं, धर्म सुधार आंदोलन। देखिए धर्म सुधार आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, तो सबसे पहले चर्च की शक्ति घटी, क्योंकि चर्च की शक्ति उस समय बढ़ रहा था। कल वाले क्लास में हम चर्च का ही सबसे बड़ा विस्तार पूर्वक चर्च किए थे कि चर्च ईसाई धर्म सबसे शक्तिशाली एक धर्म बन गया था पूरे यूरोप के लिए। ठीक है, राजाओं की शक्ति क्या हो गई, बढ़ गई। जब चर्च की शक्ति घट गया तो राजा की शक्ति क्या हो गई, बढ़ गई। धार्मिक स्वतंत्रता एवं तर्कवाद की सोच में क्या मिल गई, बढ़ावा। मतलब धार्मिक स्वतंत्रता मतलब अब खाली सब लोग ईसाई धर्म नहीं मानेगा, और भी उसको जो मन में आएगा वो धर्म मानेगा, क्योंकि उस समय स्पेशल ईसाई धर्म के राजा वही होते थे। सोच लो कि राजा बनने से पहले ईसाई चर्च से पूछना पड़ता था पादरी से कि कौन राजा बनेगा। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता हुई व्यक्ति में और तर्कवाद सोच का बढ़ावा मिला।
राष्ट्रीयता की भावना और मजबूत हुई, व्यापार में वृद्धि हुआ, ठीक है, और भौगोलिक खोज को बल मिला। अब भौगोलिक खोज करने का मतलब एक देश दूसरे देश को खोजना शुरू करेगा। एक देश दूसरे देश को क्या करना, खोजना। किस लिए? क्योंकि व्यापार करेंगे। अब व्यापार जब करेंगे तो ज्यादा रुपया होगा ना, इसीलिए खोजना एक देश दूसरे देश से क्या करता है, शुरू करता है। चलिए, इसका 7वां प्रश्न क्या कह रहा कि यूरोप में भौगोलिक खोज की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। देखिए, यहाँ के बाद और भी पॉइंट में ज्यादा इंटरेस्ट आपको आने वाला। इससे पहले यूरोप के प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक सुनते सुनते मिजाज उड़ गया। सामंतवाद, धार्मिक आंदोलन, क्या था ये सब चीज। यहाँ से इंटरेस्ट और आपको बढ़ेगा। किस लिए? क्योंकि फिर अब यहाँ आ गए हैं कौन टॉपिक्स पे, भौगोलिक खोज। मतलब यूरोप वाला को क्यों ऐसा लगा कि हमको एक दूसरे देश का खोज करना है, हमको भारत की खोज करना है, एशिया या अफ्रीका महादेश का खोज करना है, अमेरिका का खोज करना है। इसको क्यों, उसके लिए उसको महसूस हुआ। तो सुनो, महसूस इसलिए हुआ ना बबुआ, क्योंकि यूरोप महादेश वाला हो गया होशियार और करना चाहता ब्याह। तब व्यापार करे लगी तो कोई ना कोई जगह चाहिए ना, कोई ना कोई देश चाहिए ना। तो इसीलिए वो पूर्वी देश के साथ व्यापारिक मार्ग स्थापित करने का इच्छा था उसका, कि हम पूर्वी देश के साथ में क्या करें, व्यापार करें। दूसरी इसकी इच्छा क्या थी, धर्म, युद्ध और पूर्ण जागरण से नई भूगोल की जानकारी हमको हो। क्योंकि पूर्ण जागरण मतलब पूरी पृथ्वी जो है उसके बारे में विशेष कोई जानकारी नहीं था यूरोप महादेश के किसी को। तो वो जानना चाहता था कौन देश कहाँ पे है, मतलब और हम विद्वान बने। इसके लिए खोज करने की तो आवश्यकता उसको पड़ा ही पड़ा। अरबों और यूरोपियन नाविक द्वारा समुद्री मार्ग का खोज होना शुरू हो गया कि यूरोप से भारत पहुंचेंगे तो कैसे। क्योंकि उस समय तो हम बताते हैं, तो फर्स्ट क्लास में भी बताएं कि उस समय कोई हवाई जहाज नहीं है। जब भी आएगा पानी वाले जहाज से ही एक देश से दूसरे देश के तट पे पहुंचेंगे। तो उसके लिए समुद्री मार्ग का क्या शुरू हो गया, समुद्री मार्ग का खोज शुरू हो गया। ठीक है, देखिए भौगोलिक खोज का प्रभाव क्या पड़ा। तब एक देश दूसरे देश से क्या करने लगा, व्यापार। क्योंकि अगर भौगोलिक खोज हो गया तो व्यापार बढ़ गया। यूरोपीय उपनिवेशवाद की क्या हो गई शुरुआत। यूरोप वाला हर जगह पर जा करके देश पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो उपनिवेशवाद की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। तो वही विश्व के विभिन्न हिस्सों पर संपर्क बढ़ गया। आने जाने का रास्ता जब पता चल गया तो एक देश दूसरे देश से आ जा सकता है। तो विश्व के विभिन्न देशों से क्या बढ़ गया, संपर्क बढ़ गया। नए देश की खोज और साधन का दोहन होना शुरू हो गया। मतलब व्यापार किस चीज के होगा, हमारे पास अगर कोयला है या हमारे पास, जैसे भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, ठीक है। तो अब इंग्लैंड वाला भारत से व्यापार कर रहा, तो वो यहाँ आके बहुत सारे वस्तु बेच रहा और यहाँ से कच्चे माल उठा के अपने देश में ले जा रहा। शोषण करना इसी तरीके से शुरू हुआ कि मान लो तुम्हारे पास चावल है 50 मन, हम तुमसे जबरदस्ती 200 रुपये मन खरीद रहे हैं। तो व्यापार तो हम ना कर रहे हैं तुमसे, बाकी तो तुम्हारा शोषण हम कर रहे हैं। तो वही नए व्यापारिक मार्ग का खोज हुआ और यूरोप और भारत के बीच में क्या बढ़ा, व्यापार बढ़ा। तो साधन का भी दोहन होना शुरू हो गया। और यहाँ के बाद जो पार्ट इसका 4 वीडियो आएगा वो सबसे तहलका वाला होगा, पार्ट 4। क्योंकि पार्ट 4 में ही हम बताएंगे कि कौन देश किस देश से कैसे कैसे खोजा, खोजने में क्या क्या उसको जरूरतें पड़ा, कैसे वो खोजा व्यापारिक मार्ग, समुद्री मार्ग की खोज कैसे हुई, भारत की खोज कैसे हुई, अमेरिका की खोज किसने किया और कब किया। ये सब सभी चीज की जानकारी हम लेंगे कौन से वीडियो, पार्ट 4 में। तो पार्ट 3 को इतना ही तक हम सब रोकेंगे और लगातार उम्मीद रखते हैं कि आप सब लोग बने रहिए। जिस हिसाब से बने हैं उसी हिसाब से अवश्य ही सभी चीजों के बारे में जानकारी आपको दिया जाएगा।